हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मैथमेटिक्स क्लास बाय गुरजीत सर। तो आज हम अपना चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास। दिस इज़ मैट्रिसेस और से मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वर्ड यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और मैट्रिसेस फॉर प्लूरल में। तो ये चैप्टर हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बाद। वैसे इसके बाद एक चैप्टर था हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअली सुटेबल चैप्टर तो खैर वही था, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का चैप्टर है। इसके कोई बेसिक्स नहीं होते कि वो चैप्टर करा होना चाहिए, वो चैप्टर करा होना चाहिए। इसके लिए सिंपली आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेस्ट इस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि सभी को होती है। एंड मोर ओवर ये चैप्टर इतना ईजी है कि हम थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे वीडियो वगैरह देख के। और थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा उसको ऑफलाइन क्लासेस में करवाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है? देखो, हम शुरू में तो जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं आप नॉर्मली नंबर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा। तो अब हम थोड़ा सा जो डाटा है वो नंबर्स की हेल्प से ना रिप्रेजेंट करके थोड़ा उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है? मैट्रिक्स एक एरे होता है। एरे मीन्स जिसके अंदर कुछ रोज़ होती हैं डाटा की और कुछ कॉलम्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आपने कभी ना कभी अपने टीचर के पास पूरी क्लास की एक शीट देखी होगी जिसके ऊपर पूरी क्लास के पूरे मार्क्स लिखे होते हैं हर एक सब्जेक्ट के। यानी कि उसके इस कॉलम में बच्चों के नाम लिखे होते हैं और उस कॉलम में इस रो में क्या लिखा होता है? सब्जेक्ट के नेम लिखे होते हैं। और उनके सामने हर एक बच्चे के मार्क्स आते रहते हैं। तो आपको जब जैसे किसी बच्चे के मार्क्स देखने हैं तो आप उस बच्चे के नाम के सामने जाते हो और ऊपर से उसके सब्जेक्ट्स मैच करते हो। आपने खुद के भी देखे होंगे, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वो डाटा है, एक टाइप से जो टीचर ने वो डाटा अपने पास रखा हुआ है, वो उसको रखने का एक तरीका है, उसको एक रखने का वे है। अब टीचर वन बाय वन ऐसे लाइन तो नहीं लिख सकता कि जैसे कि मैं आप क्लास में से नाम लेता हूँ, जैसे अवतार ने मैथ्स में इतने मार्क्स लिए, वकील ने इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए, रेनू ने उस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में इतने मार्क्स लिए, टेस्ट्रा। तो आप ऐसे वन बाय वन एक एक बच्चे का नाम मेंशन करके या वन बाय वन सब्जेक्ट मेंशन करके लिखोगे तो वो बहुत बड़ी शीट हो जाएगी और उसमें समझ कुछ नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स भी एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक वे है कि आप उसको किस तरीके से रखो सो दैट वो आपकी समझ में भी आए। और मोर ओवर अगर आपको उनको ऐड वगैरह करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े डाटा को डायरेक्टली बिना इंडिविजुअलाइज किए, तो आप उसे कर पाएँ। तो मैट्रिक्स वही रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं, यानी कि जो टीचर की वो शीट है वो एक टाइप से मैट्रिक्स है। तो उसके बाद मैं बात करूंगा जैसे थोड़े से उसके एग्जांपल्स की, जैसे मैट्रिक्स से होती क्या है। जैसे मैं थोड़ी उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। जैसे हम ये लिखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ नोटबुक्स, किसी बच्चे ने मान लो नोटबुक्स परचेज़ किए हैं और नंबर ऑफ पेन भी उसने बच्चे ने परचेज़ किए हैं। तो नंबर ऑफ़ नोटबुक मान लो उसने 3 और नंबर ऑफ़ पेन मान के चलो उसने 2 परचेज़ की है। तो नोटबुक की कॉस्ट मान के चलो एक की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, और पेन की कॉस्ट मान लो ₹2 है। तो आप नंबर ऑफ़ नोटबुक की अगर बात करें तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि बच्चे ने नोटबुक्स कितनी परचेज़ की हैं 3, पेन कितने परचेज़ की हैं 2। ये मैट्रिक्स हो गई कि क्वांटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी ये, क्योंकि इसमें एक कॉलम बना लिया हमने जिसमें नंबर ऑफ़ बुक्स, नंबर ऑफ़ पेन्स। ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि ये फर्स्ट एंट्री किसको रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ़ बुक्स को। और सेकंड एंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ़ पेन्स को। तो दूसरी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं जैसे 5 2। ये मैट्रिक्स है पीस वाइज प्राइस की मैट्रिक्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच पीस। तो एक कॉपी की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है और एक पेन की कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज़ है। तो ये एक तरीका हो गया उसको रिप्रेजेंट करने का। वैसे मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल जो दी है कि आपकी जो शीट्स होती है, मार्क शीट होती है या जिस पे पूरी क्लास के मार्क्स लिखे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जांपल फॉर मैट्रिक्स। तो इसी तरह आप काफ़ी सारी मैट्रिक्स आप इसमें चैप्टर में देखोगे। जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 3 5 7 2 9। तो ये भी एक टाइप से एक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है इस तरीके से अरेंज करके कि हर एक डाटा का एक अपना प्लेस है। तो मैट्रिक्स को थोड़ा समझने के लिए, उसको थोड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने के लिए हर एक एंट्री की लोकेशन को एक स्पेसिफिक
मतलब एक टाइप से रेफरेंस दिया जाता है, तो आप उस रेफरेंस को कैसे स्टडी करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो 2 3 5 है ये एक रो है, इसी तरह 7 to 9 भी उसी मैट्रिक्स की दूसरी रो है, यानी कि दिस इज़ फर्स्ट रो एंड दिस इज़ सेकेंड रो। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है 2 7 और 3 2 सेकेंड कॉलम है और 5 9 थर्ड कॉलम है। तो यानी कि अगर मैं इसमें बात करूँ तो मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, तो यहीं से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जनरेट होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जो होता है वो यही होता है कि उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है। यानी कि जैसे इस मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो कन्वेंशनली जो एक कन्वेंशन बनी होती है कि आपने किस चीज़ को पहले लिखना है, तो मैं इसमें बता देता हूँ कि मैट्रिक्स में जो कन्वेंशन है वो रो बाय कॉलम की है। यानी कि पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं और बाद में लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ये बाय का साइन आप वैसे मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो। वैसे हाँ, इसको मल्टीप्लाई की जगह यूज़ करके आप नंबर ऑफ एलिमेंट पता जरूर लगा सकते हो। जैसे इसका ऑर्डर हम अगर राइट करें तो यहाँ पे मोस्टली लिखा जाता है, तो इसका ऑर्डर 2 रोज है तो रो नंबर पहले लिखेंगे जितनी रोज हैं और कॉलम बाद में लिखेंगे। तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। तो ये एक 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसके बाद और थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं जो आपकी बुक में दे रखी हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आपकी सेकंड एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या दिया गया है देखो, एक फैक्ट्री है फैक्ट्री 1, दूसरी फैक्ट्री का नाम है फैक्ट्री 2, तीसरी फैक्ट्री का नाम है फैक्ट्री 3। तो उसमें नंबर ऑफ़ वर्कर जो मैन है, मैन वर्कर वो कितने हैं। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 वर्कर में जो मेल है, उसी तरह सेकंड फैक्ट्री में मेल वर्कर कितने हैं 25 और थर्ड फैक्ट्री में मेल वर्कर 27 है। उसी तरह वीमेन 25 31 एंड 26 है। तो अगर हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे राइट आउट करेंगे। तो 30 25 27 एंड 25 31 26। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट रो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि रोज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं अलग अलग फैक्ट्रीज को। फर्स्ट रो फैक्ट्री 1 को रिप्रेजेंट करेगी, ये सेकंड फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करेगी और ये थर्ड फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करेगी। और ऊपर से अगर देखें तो ये मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, और ये सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विमेन को। तो ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है इसके ऊपर, तो आप इस मैट्रिक्स को देखते ही समझ जाओगे कि किस फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर हैं और कितने वुमेन वर्कर हैं, एटेस्ट्रा। तो आप सारी चीज़ें इससे अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो ये एक डाटा लिखने का तरीका हो गया। उसी तरह जैसे सेकंड एग्जांपल है हमारी, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके कितने और की टाइप के ऑर्डर इसमें हो सकते हैं। तो आपने जो अभी मैं एग्जांपल करवा रहा था आपको अपनी तरफ से, तो इसमें क्या देखा आपने कि जो ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे इसमें 6 एलिमेंट है, वो इसके डेफिनेटली नंबर इनको ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम करके। तो वैसे भी पहले आप डाटा ऐसे ही काउंट करते हो। अगर आपको काफ़ी सारे बच्चों को काउंट करने को कहा जाए जो रोज़ में खड़े हैं, तो आप क्या करते होते हो, एक रो में कितने बच्चे हैं वो काउंट कर लेते हो, उसके बाद कितनी रोज़ हैं वो काउंट करके उनको आपस में क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो सेम हेयर, तो हर एक रो में हर एक कॉलम में कितने कितने बच्चे हैं, 2 2 बच्चे हैं, और कितने कॉलम हैं टोटल 3। तो 2 into 3 यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो इसी तरह अब उसने जो आपसे क्वेश्चन पुट किया है कि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप उनको किस टाइप के पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास हो सकते हैं। तो 8 की आप मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर्स देख लोगे आप, 8 ऐसे 1 into 8 भी आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज उस मैट्रिक्स की 1 हो और कॉलम उसमें कितने हों 8। और उसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप 8 एलिमेंट्स को इस तरीके से राइट कर लो। तो नंबर ऑफ़ रोज तो कितनी है, एक ही है, और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर काउंट करोगे आप ऐसे देखोगे 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8th कॉलम। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स बनाओगे जिसके अंदर आपको देखने में ऐसे लगेगा जैसे एक ही रो है, और ये रो टाइप ही लगेगा, उसमें कुछ मैट्रिक्स वाला आपको दिखेगा भी नहीं, पर इसे क्या कहा जाता है 1 by 8 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। उसी तरह आप 8 by 1 ऑर्डर की भी एक मैट्रिक्स बना सकते हो, बट ये मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी होगी, इस तरह से। इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 प्लेसेस हैं, इनके ऊपर आप कोई भी नंबर राइट आउट कर सकते हो। तो ये मैट्रिक्स भी कितने बाय कितने ऑर्डर की है, 8 by 1 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 8 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जस्ट 1। तो इससे आपको मिल कितने एलिमेंट रहे हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑर्डर्स और भी लिख सकते हो आप, जैसे
टू के टेबल में भी 8 आ जाता है, जैसे पहले 1 के टेबल में लेके आए तो उसके बाद 2 के टेबल में 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 उसका उल्टा। 3 के टेबल में आता ही नहीं, आगे 4 के टेबल का आपने राइट कर दिया। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर जो है वो ये 4 होते हैं, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। वो 1/8 की भी हो सकती है, 8/1 की भी हो सकती है, 2/4 की, और या फिर 4/2 ऑर्डर की हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें दिया गया है थोड़ा, चलो मैं इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये AIJ एटेस्टा ये क्या है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हर मैट्रिक्स में, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर की है, अगर आप इसमें देखो, चलो इसको 7 कर लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे। इसको भी थोड़ा चलो -2 कर दो, इसको इसे 12 कर दो, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, बेटर है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। दिस इज़ 2/3। तो हर एक एंट्री का रेफरेंस की मैं बात कर रहा था। तो हर एक एंट्री की रेफरेंस का मतलब है, जैसे ये एंट्री है, ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एंट्री का जो प्लेस है। और अगर इस एंट्री की मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है, और उधर से सेकंड कॉलम में है। इसी तरह -2 कहाँ पे है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। तो इनका एड्रेस आप इजीली लिख सकते हो, क्योंकि पहले रो लिख दो बाद में कॉलम लिख दो, इससे आपको एड्रेस पता चल जाएगा कि आपका जो -2 है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप 2 की बात करो इस एंट्री की, तो इसको आप लिखोगे A11। इस 1 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज़ 2। इसी तरह जो 3 का रेफरेंस है वो A लगा के स्मॉल a, और उसके बाद यहाँ सब्सक्रिप्ट क्या यूज़ करोगे आप? देखो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, तो आप यहाँ यूज़ करोगे 1 2, तो दिस इज़ 3। इसी तरह A13, यानी कि फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो दिस इज़ -2। इसी तरह A21, क्योंकि अब सेकंड रो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट थे आपने राइट कर दिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये 5 आएगा। इसी तरह सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, उसमें क्या आएगा? 12। और सेकंड रो थर्ड कॉलम में क्या है? 7 है। तो इस तरह हर एक एंट्री का एक रेफरेंस होता है। ये एक टाइप से रेफरेंस है। आप अगर आपसे डायरेक्टली कोई A32 पूछ लेता है तो इसमें है 32? नो, क्योंकि इसमें थर्ड रो ही नहीं है। अगर आपसे A23 कोई पूछता है, यस इट इज़ देयर, क्योंकि इसका मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आप सीधा सेकंड रो में जाओगे और उसके थर्ड कॉलम की एंट्री उसे बता दोगे, तो दिस इज 7। तो इस तरह से हर एक एंट्री का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो ये लिखने का उसका तरीका है। तो यहाँ एग्जाम्पल 3 में आपको एंट्री दे के उसके सब्सक्रिप्ट्स को यूज़ करके इस साइड पे कोई एक नंबर को बनाया गया है। दैट मीन्स कि हर एक एंट्री की जो फॉर्म है वो ये दी गई है। तो AIJ, तो इसने कितने बाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स इसमें बनाने को बोला है आपको? 3/2 ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ देखो I और J तो मेंशन करना पड़ेगा ना आपको कि I की वैल्यू हम कहाँ से लेके कहाँ तक लेके जाएंगे और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे। अगर ये मेंशन ना करें तो जितना मर्जी चलते रहो। तो AIJ 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है। दैट मीन्स 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। 3 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम है। तो पहले हम बनाएंगे इसमें A11 का मतलब है I की वैल्यू भी हमने 1 ले ली और J की वैल्यू भी 1 रखी है। तो यहाँ इस साइड पे भी हम I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करेंगे। 1/2 आ गया, I की जगह 1 माइनस J की जगह भी 1 और बाहर से मॉडुलस, तो 1/2 1 - 3, तो यानी कि 1/2 इंटू -2 का मॉडुलस क्या होता है? 2 ही होता है, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव बना देगा इसको। तो ये कट के कहाँ कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपकी ये एंट्री कितनी है? 1 है। इसी तरह A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि इस एंट्री की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब I 1 है और J 2 है, तो इसमें हम I की जगह 1 और J की जगह 2 फिल करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 - 6, दैट इज़ -5 का मॉडुलस, और बाई में कितना है? 2 है। तो -5 का मॉडुलस क्या होता है? 5, तो दैट मीन्स दिस इज़ 5/2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5/2। इसी तरह दिस एंट्री, उसके ये एंट्री की अगर एड्रेस की बात करें तो ये क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो दिस इज़ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री। तो A21 क्या होगा? तो दैट मीन्स उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 1/2 इंटू I की जगह वही 2 आ गया, अब
माइनस जे की जगह 1 है तो दिस इज़ 3 नॉर्मली। तो ये वही फिर से -1 बन रहा है, -1 का मॉडुलस 1 होता है, तो 1/2 कितना आ जाएगा, ओनली 1/2। तो इस तरह से हम सारी एंट्रीज इसकी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह A22 में क्या आएगा, 1/2, 2i की जगह भी 2, -3 जे की जगह भी 2, तो ये कैलकुलेट करो 2 - 6 तो -4 आ गया, -4 का मॉडुलस 4, तो दैट इज़ 4/2, यानी कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये एंट्री कितनी हो गई, 2 हो गई। उसके बाद A31 में क्या आएगा, 1/2, इसमें 3, जे की जगह 1, तो आप क्या देख रहे हो, 3 - 3 हो जाएगा, तो 3 - 3 0, तो दैट मीन्स A31 इज़ 0। इसी तरह A32 में क्या आएगा, 1/2 इंटू आई की जगह 3 - जे की जगह 2, तो ये भी क्या हो गया, देखो 1/2 एंड 3 - 6 यानी -3, तो मॉडुलस में -3 है तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, तो दैट इज़ अगेन 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आपने रेडी की है। आपको हर एंट्री का एक फार्मूला दिया गया था जिसमें आई और जे यूज़ किए गए हैं। जैसे यहाँ पे आई जे है तो यहाँ पे आई जे की सेम वैल्यू आप फिल करोगे, जो आई की वैल्यू आप यहाँ दोगे वही यहाँ पे फिल करोगे। इस तरह से एक एक एंट्री आप बना के उस मैट्रिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज़ योर एग्जांपल थर्ड। देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम कई टाइप के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कई टाइप की मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप पहले भी देख चुके हो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि 8 एलिमेंट्स वाली कितनी आ सकती हैं। कॉलम मैट्रिक्स देखने में कॉलम ही लगता है, जैसे ये है 3 2 5। अगर हम इसकी बात करें देखने में ऐसे लगता है कि जैसे एक कॉलम ही हमारे सामने है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तो कॉलम मैट्रिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज़ तो जितनी मर्जी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो मेनली कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम ये कहेंगे कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रोज़ की बात नहीं करेंगे। रोज़ चाहे 4 हों, 5 हों, 6 हों, वो कितनी भी हो सकती है। जैसे इसमें 3 हैं तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स, अगर मैं इसमें एक एलिमेंट और डाल दूँ तो ये 4/1 ऑर्डर की हो जाएगी, तो दैट नाउ ऑल्सो के इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। तो इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स के बाद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी आप समझ गए होंगे। रो मैट्रिक्स में सिर्फ ऐसे एक रो ही होती है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, उसमें है 5 2 7 9, तो इसमें अगर रो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या है इसमें, 1 रो और 4 कॉलम्स। तो इसमें कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो इसमें रहेगी। तो इसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर में क्या रोल रहेगा। जैसे ऑर्डर का, ऑर्डर जैसे स्क्वायर का क्या होता है, साइड दोनों इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स इसमें भी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। और लेंथ ब्रेथ यहाँ किससे डिसाइड की जाती है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से। तो दैट मीन्स जिस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो n/n टाइप है, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी उतनी है जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 3 2 1 1 3 5 7 2 9। अगर इसकी बात करें तो ये कितने बाई कितने ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर है। तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम बात करें तो हम इसको रेक्टेंगुलर ही कहेंगे, जैसे 2 3 5 1 2 2। तो ये इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो यानी कि एक टाइप से अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, तो यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर के बाद टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या स्पेसिफाई किया जाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये जो डायगोनल होते हैं। क्योंकि देखो आप रेक्टेंगल में भी देखते हो, आप इसको और इसको डायगोनल बोलते हो रेक्टेंगल का, है ना। तो हर एक शेप में जैसे आपके पास पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो सभी में हम इन लाइंस को क्या कहते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। तो इसी तरह जो ये लाइन के ऊपर आ रही है एंट्रीज, उनको क्या कहा जाता है, डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है। और इसको हम वैसे तो डायगोनल बोलते हैं, लेकिन ये हमारा प्राइम डायगोनल होता है। तो हम ज़्यादातर डायगोनल की बात करें तो हम इसको ही डायगोनल कहेंगे। ये डायगोनल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी हर एक एंट्री में क्या होता है, आई टाइप की लोकेशन होती है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड रो
थर्ड कॉलम है। यानी कि अगर हम इसको सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखें तो इसमें आई और जे की जगह सेम एलिमेंट ही जाएगा, जैसे A11 A22 33। तो इस टाइप की जो एंट्रीज़ होती हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 लोकेशन के ऊपर, इनको कहा जाता है डायगोनल एंट्रीज़। और उन एंट्रीज़ को कंटेन करने वाले कॉलम को कहा जाता है, पूरे को कॉलम नहीं होता वो वैसे, उसको डायगोनल कहा जाता है सारे को। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम जब बात करेंगे तो हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ की बात करेंगे। नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो डायगोनल को छोड़ के बाकी बच जाती हैं, तो उनको नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कहा जाता है। तो ये बात का ख्याल रखें, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ की बात करते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़। और इनमें क्या फ़ीचर रहता है नॉन डायगोनल एंट्रीज़ में? ये सारी ज़ीरो होती है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जिसकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स की बात करें हम 3 0 0 0 5 0 0 0 7, तो आप क्या देख रहे हो इसमें? डायगोनल छोड़ दिया हमने इसको, इसके बिना जितनी भी एंट्रीज़ आप देख रहे हो वो सारी क्या हैं? ज़ीरो। तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये मत सोचना कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो ही होने ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। इसमें हमने जो बात की है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के जीरो होने की है। तो यानी कि अगर मैं ये मैट्रिक्स की भी बात करूं, ये वैसे तो एक अलग टाइप है, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सारी एंट्रीज़ जीरो हों उसको क्या कहा जाता है? ज़ीरो मैट्रिक्स। बट अपने आप में ये डायगोनल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम डायगोनल एंट्रीज़ को छोड़ दें तो बाकी सारी एंट्रीज़ उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ज़ीरो है। तो हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इसके बाद डेफिनेशन आती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है स्केलर मैट्रिक्स, आपने उसमें फिज़िक्स वगैरह में भी पढ़ते हो, मैथ्स में भी आप पढ़ते हो। तो स्केलर क्या होता है? जैसे किसी की फ़िक्स वैल्यू होती है थोड़ी सी, जैसे मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होती है। तो स्केलर में क्या होती है? ओनली उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें मैट्रिक्स में जैसे आपने पढ़ा कि डायगोनल एंट्रीज इसमें क्या होती हैं? डायगोनल एंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी क्या होती हैं? ज़ीरो होती हैं। तो अगर वो डायगोनल एंट्रीज़ सारी सेम हो, मान लो जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। यानी कि आपने पहले पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या कहते हैं कि नॉन डायगोनल एंट्रीज शुड बी जीरो। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बेस पे हम स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन राइट करेंगे। और स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसकी डायगोनल किस डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? सेम है। जैसे इसमें सारी की सारी 2 हैं, तो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। तो इसके बाद ज़ीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो, जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जिसका आगे चल के काफ़ी रोल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं उस स्केलर मैट्रिक्स को जिसकी स्केलर एंट्रीज में 1 आ जाए। जैसे ये, सिर्फ इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है शुड बी ऑलवेज अ स्केयर मैट्रिक्स। ये भी स्केयर होनी चाहिए ऑलवेज, तभी स्केलर बोलेंगे। डायगोनल भी ऑलवेज स्केयर मैट्रिक्स होती है, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट नहीं होते। तो स्केलर, डायगोनल और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख लो, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज पे क्या होगा? 1 1 1 1 होगा, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। अगर मैं 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँ तो उसे कैसे लिखा जाएगा? 1 0 0 1। तो ये 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल मैट्रिक्स अलजेब्रा में बिल्कुल 1 की तरह है। जैसे अपना न्यूमेरिकल अलजेब्रा में क्या होता था? 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप क्या देखोगे? एंड सेम नंबर आ जाता है। जैसे 5 × 1 5 आ जाता है, 7 × 1 7 आ जाता है। तो सेम है मैट्रिक्स अलजेब्रा में जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आगे चल के आपको पता चलेगा कि जब हम इसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो जो है वही आ जाएगी। तो चलो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तब इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाएगा? जैसे आप
हर एक जगह पढ़ती हो कि दो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कहा जाता था जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होता था और इमेजिनरी के। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है कि जब आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कहना चाहते हो तो एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो क्या रहती है कि एंट्री मैच करनी चाहिए बिल्कुल लोकेशन वाइज। यानी कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 7, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं इसको, 2 3 7 1 4 9, और दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 7 1 4 9। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ क्या कहेंगे, अगर एक का नाम हम कैपिटल ए रखें, दूसरी का नाम कैपिटल बी रख देते हैं, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। जब भी आपने मैट्रिक्स का नाम रखना है तो आप उसमें कैपिटल लेटर यूज़ करोगे, ये भी आप थोड़ा सा माइंड में रखें। तो यहाँ ए इक्वल टू बी क्यों है, क्योंकि हर एक एंट्री जो है लोकेशन वाइज मैच कर रही है। बिल्कुल A11 इसकी A11 के इक्वल है, इसका A12 इसके A12 के इक्वल है, इसका A13 इसके A13 के इक्वल है, एंड सो ऑन। तो यानी कि हर एंट्री अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली मैच करनी जरूरी है, तब हम इन्हें इक्वल कहेंगे। इवन कि अगर मैं इन्हीं एंट्रीज़ को किसी दूसरी मैट्रिक्स में पुट करूँ, जैसे कि मैं 2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, 7 को उठा के यहाँ लिख दो, 3 को उठा के यहाँ लिख दो, 9 यहाँ, 4 यहाँ, 1 यहाँ, तो इससे भी जो ये मैट्रिक्स सी बनी है ये इक्वल नहीं होगी। ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। बेशक एंट्रीज देखो मैच कर रही हैं, 2 3 7 1 4 9 इसमें है, 2 3 7 1 4 9 इसमें है, बट इनको आप इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि ये लोकेशन वाइज मैचिंग नहीं है। इसमें एक एंट्री तो ठीक है लोकेशन वाइज मैच कर रही है, लेकिन 3 7 के इक्वल नहीं है, 7 9 के इक्वल नहीं है, और नॉट इक्वल होने के लिए तो एक ही सफिशिएंट होता है, 3 7 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू सी मैट्रिक्स। तो ये है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे जैसे एक मैट्रिक्स है ए, उसमें मैं रख लेता हूँ x 2 3 y, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसमें रख लेते हैं हम 3 2 3 7। तो इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन फाइंड x एंड y। तो यहाँ हमें जब ये इक्वल दे दिया तो इसका मतलब हम एंट्रीज़ को इक्वल रख सकते हैं लोकेशन वाइज। जैसे फर्स्ट A11 को हम इसके A11 के इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और सिमिलरली इसका y जो है वो कहाँ पे है 2 2, इसका 2 2 पे क्या है 7, तो दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू क्या होगा 7। तो इस तरह से हम इक्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं और जो आपके अननाउन्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बिना आप कोई भी एग्जांपल कर लो, जैसे मैं आप यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे 3x + 2y 7 5x - 4y इज इक्वल टू इक्वल टू 4। तो ये दो एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ 5 and 1 7 4। तो ये दो मैट्रिक्स मान लो इक्वल आपको दे रखी हैं कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आप यहाँ से भी x एंड y फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि इसकी जो A11 है वो क्या है 3x + 2y, और इसका A11 क्या है 5 है, तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें A21 क्या है 5x - 4y, और इसका A21 कितना है 1, तो ये भी इक्वल होंगे क्योंकि एंट्रीज शुड बी इक्वल एग्जैक्टली टू लोकेशन वाइज। तो इससे आपके पास दो इक्वेशंस मिल गई। 10th क्लास के में 2-3 मेथड है, आप जैसे भी उनको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप इन्हें सॉल्व कर लो। यहाँ से x और y क्या आ जाएंगे आपके 1 1 आ जाएंगे, तो जिससे आपको x और y की क्या मिल जाएगी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल अगर गिवन है तो आप एंट्रीज़ को इस तरह से इक्वल रख के जो अननाउंस होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस के बारे में तो देखो हर एक चीज़ जो भी आप नहीं पढ़ते उसमें ऑपरेशंस ज़रूर पढ़ोगे। आप उनको कैसे ऐड करना है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे उन्हें डिवाइड करना है, कैसे माइनस करना है आपको, तो ये सारा ऑपरेशंस में आ जाता है। तो मैट्रिक्स में भी हम सभी ऑपरेशंस पढ़ेंगे, इनको कैसे ऐड, कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं
कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, जैसे मैट्रिक्स आप देखते हो, मैट्रिक्स में तो काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं। जैसे मान के चलो हम किसी 5 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स से, तो उसको क्या तरीका रहेगा उसको मल्टीप्लाई करने का। तो इसका वे वेरी सिंपल है। जैसे अगर मैं ए मैट्रिक्स को इस तरह से लिख दूँ, AIJ की फॉर्म में, दैट मीन्स ए इज़ अ मैट्रिक्स इन विच सम एलिमेंट्स आर देयर, तो 5 इंटू ए का क्या मतलब होगा, इट विल बी इक्वल टू 5 टाइम दैट एंट्रीज। तो इस नोटेशन को अंडरस्टैंड अगर आप कर गए तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको। ए मैट्रिक्स मान के चलो आपके पास है 2 3 5 7 1 2 9 2 3, मान लो ये मैट्रिक्स आपके पास ए है। अगर मैं 5 इंटू ए की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, यानी कि एक मैट्रिक्स के साथ मैं एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाएगा, हर एक एंट्री को 5 से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स किसी नंबर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसकी हर एंट्री को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ हम स्टार्ट करें तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45, 5 2 10, 5 3 15। तो ये मैट्रिक्स जो होगी दैट विल बी 5 इंटू ए होगी। तो ये हो गया वे किसी मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का। यानी कि जब भी आपको कभी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आपके माइंड में होना चाहिए कि उसको आप उसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसका रिवर्स प्रोसेस भी आप देख सकते हो। जैसे मान के चलो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 12 14, मान लो 12 16 20, ये एक मैट्रिक्स है मान लो, और इसका नाम मैं मान लो लिखता हूँ बी। तो आप क्या देख रहे हो, हर एक एंट्री 2 से डिविजिबल है। तो जैसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ नंबर को, उसी तरह मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। जैसे हर एक एंट्री में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 6 8 एंड देन 10। तो कहने का मतलब इस बी मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको पता है। एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, तो यही मैट्रिक्स दोबारा आपको मिल जाएगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप ये अंडरस्टैंड कर जाओ कि किसी मैट्रिक्स को में जैसे एक नंबर को अंदर कली एंट्री से मल्टीप्लाई किया जाता है, वैसे ही एक एक एंट्री में से ही कॉमन लिया जाता है। यानी कि जब आपको किसी मैट्रिक्स में से कॉमन लेना चाहते हो, अगर आप किसी मैट्रिक्स में से, तो आप ये देखोगे कि हर एक एंट्री जो है वो उस नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए, या ये कहो कि जब आप कुछ कॉमन लेते हो तो वो नंबर हर एक एंट्री के डिवाइड में लगेगा, और डिवाइड होने के बाद वो जो भी बनेगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो दिस इज़ अ वे टू मल्टीप्लाई ए नंबर इनसाइड मैट्रिक्स और टू टेक कॉमन आउटसाइड द मैट्रिक्स। तो उसके बाद इसके ऊपर ऑपरेशंस की हम बात कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसके ऊपर एक दो सम कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 5 7, ये ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स मान लो 1 -3 -2 5, मान लो ये हमारी ए एंड बी मैट्रिक्स है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 5a + 2b मुझे फाइंड करके दिखाओ, तो 5a + 2b कैसे फाइंड किया जाएगा। 5 पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5 7 से, उसी तरह +2 इंटू बी मैट्रिक्स यानी 1 -3 -2 5, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 5 10। तो अब बात आती है इन मैट्रिक्स को ऐड करने की। तो एडिशन वैसे मैंने अभी मेंशन नहीं किया कि एडिशन करनी कैसे होती है, बट इट इज़ वेरी सिंपल, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया कि ऐसे बता देंगे आपको। तो मैट्रिक्स एडिशन में क्या करना होता है, आपको सिंपली लोकेशन वाइज एंट्रीज़ को ऐड करना होता है। यानी कि A11 में A11 को करना है, A12 में A12 को ऐड करना है, A21 में A21 को ऐड करना है, और A22 में A22 को ऐड करना है। मीन्स एक इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो तो उनका जो ऑर्डर है, जैसे इसमें 2/2 ऑर्डर है, तो दूसरी का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए उसके साथ, आप तभी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो डेफिनेट सी बात है कि अगर यहाँ 2/3 ऑर्डर होता और यहाँ 2/2 होता तो डेफिनेटली एक रो तो खाली बच जाती है, उसको उसमें ऐड करने के लिए तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ 0 0 वगैरह लगा लोगे, ऐसा कोई प्रोविज़न इसमें नहीं होता। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर बिल्कुल मैच करना चाहिए,
और एडिशन करने का तरीका यही रहता है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में, मीन्स लोकेशन वाइज आप एंट्रीज को ऐड करोगे। तो यहाँ ये एडिशन कैसे की जाएगी, देखो आप 10 + 2 12, 15 + -6, तो डेफिनेटली माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 25 - 4 21, 35 + 10 दैट इज़ 45। ये अकॉर्डिंग टू साइन आपने करना है, ठीक है। अगर बाई चांस मैं यहाँ 5 है -2b की बात कर देता तो यहाँ माइनस होती, तो वो माइनस अपने आप ही अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेते। जैसे -(2) माइनस का 2 हो जाता, तो 10 - 2 यहाँ क्या लिखा जाता, 8 लिखा जाता देन। तो आप समझ गए होंगे तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। उसके बाद हम करते हैं एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे आपके पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ आप छोटी क्लासेस में पढ़ते होते थे कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब हो गया कि आप जैसे 2 मैट्रिक्स आपके पास हैं 1 4 5 2 3 7, मान लो दूसरी मैट्रिक्स है 2 -3 4 1 2 -5। तो अगर मैं ये कहूँ इनको ऐड करना है तो आप चाहे ऐसे रख के ऐड कर लो, चाहे इस मैट्रिक्स को आगे लिख लो, इसको पीछे लिख दो, तो नो प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो a + b की वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी b + a की आएगी। और ये आपको देखो समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ईजिली आपको पता चल ही रहा है कि एडिशन अगर आप करोगे तो 1 + 2 पहले नंबर पे 3 लिखा जाएगा, 4 + -3 दैट इज़ 1, 3 + 4 दैट इज़ 7, 5 + 1 यानी 6, 2 + 2 यानी 4, 7 - 5 यानी 2। तो अगर आप इनको इधर रख के उसको इधर रख के भी करते b + a तब भी सेम आना था। तो दैट मीन्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है। और उसके बाद बात करें तो एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव मतलब a + b + c, मान लो 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। आप चाहो तो लास्ट 2 को ऐड करके बाद में उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड कर दो, या फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को ऐड करके बाद में उसमें लास्ट वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दो, इट विल गिव यू सेम रिजल्ट। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये मान लो 3 मैट्रिक्स हो गई। तो इनको अगर आप चाहो तो जैसे मर्जी, चलो 3 मैट्रिक्स हम सेपरेट ले लेते हैं, 2 3 5 1 2 9। दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं -1 2 4 3 5 3। एक ले लेते हैं 7 1 7 2 3 2। तो ये a b c 3 मैट्रिक्स हैं। तो आप a + b + c इम्प्लीमेंट कर दो, तो ब्रैकेट में a + b का मतलब है तो हम पहले इनको ऐड करके लिखेंगे। तो क्या आ गया आपके पास, 2 - 1 1, 3 + 2 5 एंड 5 + 4 9, 1 + 3 4, 2 + 5 7, 9 + 3 12। तो ये a + b हो गई। उसके बाद +c, तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 + 7 8, तो 5 + 1 6, 9 + 7 16, 4 + 2 6, 7 + 3 10 एंड 12 + 2 14। तो ये आपको a + b + c मिली है। इसके बाद अगर आप यहाँ a + b + c करते तो भी आपको सेम मिलेगी। रीज़न आपको पता ही है, देखो एडिशन ही करनी है आपने तो एलिमेंट्स में। आप चाहे फर्स्ट 2 को ऐड करके लास्ट में ऐड कर दो, चाहे लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट में कर दो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो यही मैट्रिक्स आपको इनको ऐड करके मिलेगी। यानी कि एडिशन जो होती है मैट्रिक्स की वो एसोसिएटिव होती है। और उसके बाद बात करते हैं हम आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी इसमें क्या रहेगी, 0 0 0 0 0। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान के चलो 2 5 3 4, इसमें अगर आप एक ऐसी मैट्रिक्स चाहते हो जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे आप एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी नंबर्स में भी किया करते थे, तो 0 एक नंबर एक ऐसा नंबर था जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो आपको सेम नंबर वो मिल जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी 0 मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको जिस मर्जी मैट्रिक्स में आप ऐड कर दो वो आपको सेम मैट्रिक्स दे देगी। जैसे 2 5 3 4 में भी आप इसके साइज़ की 0 मैट्रिक्स ले लो, इसके साइज़ की मतलब जितना इसका ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर है। तो दैट मीन्स 2 + 0 2, 5 + 0 5, 7 + 0 3, 4 + 0 4। तो आपको सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 5 3 4। तो एक टाइप से ये जो 0 मैट्रिक्स है दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैं 1 0 0 1 उनकी बात कर रहा था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स बनाना बड़ा इजी है। तो डेट मीन्स कि अगर 2 5 3 4 का एडिटिव इन्वर्स आपको बनाना है, मैं अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात नहीं कर रहा, ये आप ध्यान में रखें।
अभी मैं एडिटिव की बात कर रहा हूँ, तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, इसको नेगेटिव कर दो, इसको भी नेगेटिव कर दो, इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव। तो जब आप इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 0 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ये रहता है एडिटिव इन्वर्स, ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव भी है, एडिशन है जो एसोसिएटिव भी है। एडिशन में आप मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी फाइंड कर सकते हो और एडिशन में एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो आप किसी भी मैट्रिक्स का, उसका वे आपने देख लिया। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या है, जैसे आपके पास कोई नंबर है जो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो दो मैट्रिक्स की एडिशन के साथ, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल है, आपको वैसे अंडरस्टैंड हो रहा होगा इसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग है कि पहले आप मैट्रिक्स को ऐड करोगे, बाद में उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। इट विल बी इक्वल टू k इंटू ए प्लस के इंटू बी। अब ये k इंटू ए के इंटू बी में क्या डिफरेंस रहेगा इससे, इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स को ऐड करना, बाद में उसे मल्टीप्लाई करना नंबर के साथ। और इनका मतलब है पहले मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर को दोनों मैट्रिक्स के साथ और बाद में उन्हें ऐड कर देना। तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा इसमें, दिस विल बी इक्वल। उसमें आप क्या देखोगे, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 2 5 1 2 कर लो, 7 5 2 4। तो ए, ये बी और के की जगह ले लेंगे हम मान लो 7। तो 7 इंटू ए प्लस बी क्या आएगा, 7 इंटू ए प्लस बी। डेफिनेटली पहले आप इनको ऐड करके देखोगे, 3 + 7 10, -2 + 5 3, 5 + 2 7, 1 + 4 5। तो उसे 7 से मल्टीप्लाई करना बाहर, दैट इज 70 21 49 35। तो ये आपका 7 इंटू ए प्लस बी। और अगर बात करें हम 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू बी की, तो वो क्या होगा, यानी कि ये वाली साइड की बात कर रहे हैं। 7 इंटू ए लिखो पहले, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 -14, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 1 7। उसके बाद 7 इंटू बी, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 4 28। तो अब आप इनको बाद में ऐड करोगे, डेफिनेटली 21 + 49 वही 70, -14 + 35 कितना होगा, वही 21, 35 + 14 कितना होगा, दैट इज 49, एंड अगेन 35 + 28 क्या होगा ऐड करके, 7 + 28 क्या होगा ऐड करके 35। तो ये सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी जो 7 इंटू ए प्लस बी से मिली थी, वही 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू बी से मिलेगी। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे अलजेब्रा में काम किया करते थे हम, अगर अंदर x + y है बाहर 7 है, तो आप क्या करते थे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 7 इंटू एक्स एंड प्लस 7 इंटू वाई। तो सेम इन द मैट्रिक्स अलजेब्रा, आप कोई नंबर है तो आप उसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसके बिना एक प्रॉपर्टी और रहती है, जैसे मान के चलो p प्लस क्या हुआ, कोई दो नंबर्स को ऐड किया गया और उसे किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी सेम रहेगा, p इंटू ए प्लस क्या इंटू ए। तो आप ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे चेक कर लेना किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर या इन्हीं के ऊपर कर लेना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं चलो इसकी। जैसे ये एग्जांपल 8 की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या कहा गया है, ए मैट्रिक्स ये और बी ये मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है, फाइंड एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। यानी कि इसमें a और b तो गिवन है, ये x मैट्रिक्स आपको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें सारे का सारा अलजेब्रा वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारे नंबर्स किया करते थे। तो 2a + 3x = 5, 2a + 3x = 5b। तो जो अननाउन है हमारे लिए वो ये x मैट्रिक्स है। तो हम पहले x को ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे 3x कितना होगा, डेफिनेटली 2a उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5b - 2a। तो x कितना हुआ, 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 × 5b - 2a। तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग आप क्लियरली समझ पाओगे। 5 × b का मतलब है b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना, और -2a मतलब उसको a को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना। तो आपको यहाँ क्या मिलेगी, एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगी और बाद में उस मैट्रिक्स को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा x आ जाएगा इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1/3 × 5 × b। b हमारी है 2 - 2 4 2 और -5 1 -2a।
8042 -2 एंड 36। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 1/3, 5 × 2 10, 5 × -2 -10, 5 × 4 20, 5 × 2 10, 5 × 5 -25, 5 × 1 5। उसके बाद माइनस का साइन, देन 2 × 8 16, 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × 2 -4, 2 × 3 6, 2 × 6 12। तो इनको दोनों को माइनस कैसे करना आपको पता ही है। लोकेशन वाइज 10 - 16 तो माइनस का 6 आ जाएगा, -10 - 0 दैट इज़ अगेन -10, 20 - 8 दैट इज़ 12 एंड 10 - 4 यानी 14, -25 - 6 यानी कि माइनस का 31, 5 - 12 इज -7। तो बाहर 1/3 का क्या मतलब है, जैसे आप पढ़ ही चुके हो कि कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मतलब सभी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सेम हियर, अगर 1/3 को -6 से करते हो तो -2 आ जाएगा कट के, इसके साथ करोगे तो -10/3, इसके साथ करोगे तो 4 आ जाएगा कट के, 14/3, और इससे करोगे -31/3, और दिस इज़ ऑल्सो -7/3। तो ये हमारी एक्स मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से सेम अपना नॉर्मली जैसे हमारा लीनियर अलजेब्रा होता है उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही हो जाएगा।